वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडोरेबल पर स्वागत करता हूँ। हम लोग 11th के फिजिक्स की क्लास यहाँ लेंगे। आप लोग 10th पास कर चुके हैं। 10th में आप लोगों ने साइंस पढ़ा है। आपका जो सब्जेक्ट था वो क्या था? साइंस, विज्ञान। और इसी विज्ञान के अंतर्गत आपने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों ही पढ़ा है। मतलब इसी साइंस के अंतर्गत आपका 3 पार्ट था, जो आपका क्या क्या था? फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी। अब ये तीनों पार्ट आपके एक एक सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब आप 10th में एग्जाम दे करके आप पास हो चुके हैं, 11th में आपने प्रवेश लिया है। अब 11th में जो आपको पढ़ना है वो एक एक सब्जेक्ट के रूप में ये पढ़ना है। आपका एक सब्जेक्ट हो जाएगा फिजिक्स, और एक सब्जेक्ट हो जाएगा केमिस्ट्री, और एक सब्जेक्ट हो जाएगा आपका बायोलॉजी। अब ऑप्शन के रूप में बायो या आप मैथ लेते हैं, लेकिन एक विषय के रूप में आपको ये फिजिक्स पढ़नी है और एक विषय के रूप में आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। और तीसरे में आपका ऑप्शन है, चाहे आप बायो ले सकते हैं या आप मैथ ले सकते हैं। तो अब थोड़ा सा यहाँ आप ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि अभी जो आपने साइंस पढ़ा उसका देखिए ये कितने गुने हो गया? लगभग 3 गुना। तो यूं मान के चलें कि अब आपको जिस तरह से आपने विज्ञान पढ़ा है उस तरह से अब आपको लगभग 3 गुना ज्यादा मेहनत करना होगा। आपका सिलेबस भी इस तरह से हो चुका है कि आप 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि 11-12 के कोर्स अलग हो गए हैं। चलिए अब हम लोग सीधे 12 में ही पढ़ेंगे, क्या 11 पढ़ना है। तो अब आपको हम ये बताना चाहेंगे कि यहां से जो आप फिजिक्स पढ़ेंगे, मुझे फिजिक्स पढ़ाना है तो इसलिए थोड़ा सा मैं फिजिक्स पे फोकस कर रहा हूं। ये फिजिक्स का समझ लीजिए कि इनिशियल, जैसे आप गणित पढ़ना शुरू करते हैं, आपको गिनती पढ़ाई जाती है, फिर आपको पहाड़ा पढ़ाया जाता है, फिर आपको जोड़ घटाना, गुणा भाग, और गुणा भाग में मुख्य रूप से आप पारंगत होते हैं। इस तरह से अन्य संक्रियाएं आप करते हैं। उसी तरह से यहाँ जो 9th और 10th में आपने जो साइंस पढ़ा, ये 10th में जो आपने साइंस पढ़ा और उसका फिजिक्स पार्ट पढ़ा, समझ लीजिए वो वहां आपने ABC पढ़ा। अब आपको फिजिक्स का अगर कुछ फंडामेंटल चीज क्लियर हो रहा है और करना होगा तो वो कहाँ करना होगा? वो आपका 11th की फिजिक्स में करना होगा। मतलब आगे जो भी आप पढ़ेंगे साइंस में, साइंटिस्ट के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, यहाँ तक कि नीट्स वगैरह आपको निकालना होगा, तो वहां आपका 11-12 का कोर्स आपका बेस होगा। जिस तरह से कोई भी बिल्डिंग बनती है, आप देखते हैं कि बहुत ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हुई हैं, तो आप देखते हैं जो उतनी ऊंची बिल्डिंग है, आपने कभी सोचा होगा कि नीचे जो इसकी नींव है वो कितनी गहरी है? बिल्डिंग जितनी ऊंची है उसी के अनुरूप ही उसका नींव होता है। यह ध्यान में रखते हुए आपको साइंस की पढ़ाई करनी है। आगे आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है, तो आपको इस नींव को मजबूत करना होगा। बिल्डिंग आपकी उतनी ही अच्छी होगी जितना अच्छा आपका नींव होगा। तो इस तरह से 11 का जो कोर्स होगा, 12 का फिर आगे का जो कोर्स होगा, 11 का कोर्स समझ लीजिए आपकी बिल्डिंग की नींव है। नींव आपको मजबूत करना है, फिर उसके ऊपर के स्टेप्स ये शुरू होते हैं, उस आगे के कोर्सेज फिर ये शुरू होते हैं 11th और अन्य सब कोर्सेज के बाद। तो अब आइए हम लोग इस 11th के कोर्स पर चर्चा करते हैं। यहाँ एक ही पेपर आपको देना है और उस पेपर में आपका 30 नंबर प्रैक्टिकल और 70 नंबर की थियरी का एक मात्र पेपर होगा।
और इसे भी दो खंडों में बांटा गया है, जिसमें एक पहला खंड हम लोग लेते हैं और उसमें से पहली इकाई हम लोग ले रहे हैं, इकाई 1। ये है आपका भौतिक जगत तथा मापन। भौतिक जगत तथा मापन, ये आपकी पहली इकाई होगी। और इसमें आपका पहला जो अध्याय है वो है आपका भौतिक जगत। क्या है? फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। जैसे आप अभी हमने आपको यहाँ साइंस बताया, विज्ञान बताया, तो सबसे पहले आइए हम लोग फोकस करते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान के बारे में जानते हैं और फिर अपने सब्जेक्ट ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स के बारे में आते हैं और उसके बाद फिर हम आपको भौतिक जगत बताते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं विज्ञान, साइंस क्या है। विज्ञान आप पढ़ चुके हैं, आप इसकी परिभाषा जानते हैं। क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान जो प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाल करके हमको प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? विज्ञान। विज्ञान को देखिए हम लोग कहते हैं साइंस। विज्ञान को क्या कहते हैं? साइंस। जानते हैं ये साइंस, ये लैटिन भाषा के शब्द किससे? सिंटिया, ना, ये सिंटिया से लिया गया है। कौन सी भाषा का ये शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। साइंस जो है ये लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से लिया गया है। और सिंटिया का ये मतलब क्या है? इसका अर्थ होता है जानना, टू नो। मतलब ये हुआ साइंस का जो शब्द ही बनाया गया, सिंटिया से जो शब्द बनाया गया, इसका मतलब ही है क्या है? जानना। अगर हम हिंदी में इसको देखते हैं तो ये जो विज्ञान है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, मतलब इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वि धन ज्ञान। वि का मतलब हो गया कि विशेष प्रकार का, और ज्ञान का मतलब ज्ञान। तो विज्ञान का मतलब होगा कि एक विशेष प्रकार का ज्ञान, एक परिष्कृत ज्ञान, एक विशिष्ट ज्ञान, ये क्या कहलाता है? विज्ञान। तो इस तरह से हम विज्ञान की परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रेक्षणों तथा प्रयोगों के आधार पर प्राप्त सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेक्षणों तथा प्रयोगों के आधार पर प्राप्त सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ये आपका था विज्ञान, साइंस। अब इसी साइंस की एक प्रमुख पार्ट के रूप में है आपका फिजिक्स। क्या है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जिसे आप कहते हैं फिजिक्स। जानते हैं फिजिक्स, फिजिक्स जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। और कौन से शब्द से लिया गया है? फ्यूसिस। फ्यूसिस से ये लिया गया है। इसका जो अर्थ होता है ये होता है प्रकृति, नेचर। और संस्कृत शब्द में जो इसका समतुल्य संस्कृत शब्द है वो है आपका भौतिकी। तो फिजिक्स को हम लोग भौतिकी कहते हैं और क्या कहते हैं? ये प्रकृति का विज्ञान है, प्रकृति विज्ञान भी कहते हैं। और ग्रीक शब्द ये फ्यूसिस से लिया गया है और फ्यूसिस का मतलब ही होता है प्रकृति या नेचर। आपको थोड़ा सा अपने अगल बगल आप देखिए, प्रकृति के बारे में थोड़ा सा सोचिए। आप सुबह उठते हैं, आप देखिए सूर्य निकलता है। सूर्य पूरब से ही क्यों निकलता है? निकलते समय सूर्य लाल ही क्यों होता है? फिर ये ऊपर ही क्यों जाता है? ऊपर जाके ये चमकता है, हमें ऊष्मा देता है, हमें प्रकाश देता है। सूर्य से ही आप देख रहे हैं कि तमाम जीव जंतु ये जीवित रहने की स्थिति में होते हैं। सूर्य फिर पश्चिम में ही जाके अस्त होता है। जब अस्त हो गया तो रात हो गई। रात में आपको तारे दिखाई दे रहे हैं, तमाम तारों का एक समूह, ये आपके गैलेक्सी बनाते हैं। लगभग 10 पर घात 11 10 टू द पावर 11 इतने तारों का समूह मिलकर के एक गैलेक्सी बनाते हैं। रात में ही चंद्रमा आपको दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है, चंद्रमा आपको चलते हुए दिखाई देता है, सूर्य आपको चलते हुए दिखाई देता है, वास्तव में नहीं चलता है।
ऐसे आप अगल बगल अपने देखेंगे, इंद्रधनुष का बनना, बादल का बनना, बारिश होना, कोहरा है ना। सड़क पे आप चलते हैं तो आपको बहुत चमक दिखाई देती है, गर्मियों के दिनों में स्मूथ सड़कों पर। ऐसे ही आप तमाम ऐसी घटनाएं जो अपने अगल बगल आप देखते हैं, ये बिल्कुल आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा करता है, और ये सारी घटनाएं प्रकृति में ही आपको होती दिखाई देती हैं। तो इसीलिए ये सारी घटनाएं, चाहे वो खगोलीय घटनाएं हों या आपके आसपास के वातावरण में होने वाली घटनाएं हैं, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं ये प्रकृति में होती हैं। प्रकृति प्रदत्त जो भी घटनाएं आपको देखने में एक जिज्ञासा उत्पन्न कराती हैं, कैसे हो रही हैं, इसी का जो क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, वो फिजिक्स के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। किसके अंतर्गत? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। तो भौतिक विज्ञान का एक सरल सी परिभाषा हम लोग दे सकते हैं कि भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। एक जिस तरह से एक ये प्राकृतिक विज्ञान कहा जा सकता है, तो प्राकृतिक विज्ञान के आधार पर हम कह सकते हैं कि भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब थोड़ी सी इसकी हम लोग नवीनतम परिभाषा की तरफ चलते हैं। ये तो शुरू में आपका जब विज्ञान से भौतिकी के पार्ट को अलग किया गया, उसमें ये परिभाषा दी गई, प्रकृति का विज्ञान था ये। और अब हम आगे आपको बता रहे हैं कि इस समय जो लेटेस्ट परिभाषा इसकी दी गई है वो किस हिसाब से दी गई है। आप देखिए कि जो प्रमुख परिभाषा है वो द्रव्य पर टिकी हुई है और ऊर्जा पर टिकी हुई है। द्रव्य और ऊर्जा, जितना भी वस्तुएं हम देखते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्य होता है, जिसमें भार होता है, वो सब क्या है? द्रव्यमान है। और ऊर्जा के बारे में ही हम जान रहे हैं। ऊर्जा गतिशीलता को आपको दिखा रहा है, हमारी मांसपेशियों में भी ऊर्जा है, कार्य करने की क्षमता हमारे अंदर है। हम दौड़ सकते हैं, हमारी ट्रेनें दौड़ती हैं, रॉकेट्स चलते हैं, हमारे वायुयान चलते हैं, सड़क पर मोटर गाड़ियां दौड़ती हैं, अन्य तरह के आप जो है ऊर्जा का रूपांतर, बिजली का बल्ब जल रहा है, बिजली की मोटर चल रहा है, इंजन आप चलते हुए देखते हैं, तो तमाम इस तरह से ऊर्जा के बारे में भी जानते हैं। तो इस तरह से आपका एक ऊर्जा हुआ, एक द्रव्यमान हुआ, और ऊर्जा और द्रव्यमान में थोड़ी अन्योन्य क्रिया भी होती है। ये मतलब एक दूसरे में परिवर्तित भी होते हैं। आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दिया था, आइंस्टीन का इक्वेशन E = B mc²। यहाँ E ये ऊर्जा हो गया, m आपका द्रव्यमान हो गया, और C प्रकाश की चाल हो गई। तो इस तरह से ऊर्जा और द्रव्यमान, इसके रूपांतरण के बारे में भी आपको बताया। तो इस तरह से जब इन सब के बारे में हमको जानकारी हुई, तब हमारी नवीनतम परिभाषा, जो हमारी नई परिभाषा हुई, वो सामने आई और ऊर्जा और द्रव्यमान पर ये आधारित हुई। तो इस तरह से हम जो लेटेस्ट डेफिनेशन है, नवीनतम परिभाषा है, उसके अनुसार हम कहेंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। क्या है वो? भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान क्या हुआ? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान होता है। अब भौतिक विज्ञान के हम कार्यक्षेत्र और रोमांच के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे कार्यक्षेत्र, आप जितना भी अगल बगल प्रौद्योगिकी देख रहे हैं, सब भौतिकी का देन है। आप देखते हैं कि फ्रैक्चर लोगों का हो जाता है, तो जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करता है? एक्सरे करता है। पेट में आपको समस्या हुई, किडनी में आपको समस्या हुई, मुंह में, दांत में समस्या हुई, तो एक्सरे हुआ, या आपका जो क्या कहते हैं,
जो भी हो, मतलब एक्सरे वगैरह ये सब होता है, तो उससे क्या पता चलता है कि जैसे अस्थियां आपकी ब्रेक हो गई हैं, हड्डियां टूट गई हैं, ठीक है, या अन्य कोई प्रॉब्लम आपको हो गया है। तो इन सब मशीनों का जो उपयोग हुआ, सबसे पहले तो एक सिद्धांत बनाया गया, उस सिद्धांत का अनुपालन करने के लिए फिर मशीनों का निर्माण किया गया। तो जो सिद्धांत है वो फिजिक्स को बता रहा है, और जो मशीनें निर्माण होकर के समाज में सहायता के लिए डाली गई, तो वो क्या हो रहा है, उनका प्रौद्योगिकीकरण हो रहा है। तो इस तरह से भौतिकी ये समाज के प्रति बिल्कुल पूर्ण रूप से सर्वस्व समर्पित करने के लिए है। तो जैसे हाँ अभी हमने बताया था कि एक एक्सरे है, और तो एक उसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो उन सबसे हम जो मशीनें होती हैं, वो मशीनें कहाँ से बनी, इसी फिजिक्स के सिद्धांतों के आधार पर आपके एक्सरे, आपके अल्ट्रासाउंड या इस तरह के जो भी मशीनें हैं वो उनका निर्माण किया गया, और वो हमारी सहायता के लिए हमें समाज में उपस्थित हैं। अब आइए इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं भौतिकी का कार्यक्षेत्र तथा रोमांच, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। कार्यक्षेत्र के अनुसार हम फिजिक्स को दो भागों में बांटते हैं। पहला हमारा है स्थूल, मैक्रोस्कोपिक, और दूसरा है हमारा सूक्ष्म, माइक्रोस्कोपिक। तो स्थूल का मतलब हुआ कि जो हम बड़े बड़े ऊपर से ही जान लेते हैं, और माइक्रो का मतलब हुआ सूक्ष्म, जो हम बहुत अंदर तक गूढ़ बिल्कुल है ना, महीन चीजों को सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करते हैं, वो इसके अंतर्गत है। अब स्थूल के अंतर्गत आपके ग्रह नक्षत्रों के बारे में भी पहले इसी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता था, और गैलेक्सी वगैरह हुए है ना, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी, इसीलिए इसको नेचुरल फिजिक्स या नेचर फिजिक्स कहा भी जाता था, नेचर साइंस भी कहा जाता था। और अब हम यहाँ आपको बताएंगे कि ये जो स्थूल के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत जो सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं, इसको चिरसम्मत यांत्रिकी, क्लासिकल मैकेनिक्स का सिद्धांत कहते हैं। मतलब स्थूल विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स का जो स्थूल भाग है, पार्ट है, उसके वो किसके अंतर्गत आता है, किस मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है, चिरसम्मत यांत्रिकी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब इस चिरसम्मत यांत्रिकी में कौन कौन से उप विषय होते हैं, कौन कौन से उप विषय हैं, इनके अंदर हम क्या क्या अध्ययन करते हैं, इस पर आइए चर्चा करते हैं। तो जैसे आपका है पहला यांत्रिकी, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के बारे में आप लोग कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ जानते हैं, जैसे गति, जड़त्व, न्यूटन का जो गति का नियम हुआ, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के जो सिद्धांत हुए, त्वरण, वेग, गति के नियम, गति के समीकरण, बल, आवेग, संवेग परिवर्तन, त्वरण, कोणीय त्वरण, जड़त्वाघूर्ण, है ना, जितना भी कुछ ऊर्जा, इस सब का पूरा जो आप पढ़ेंगे वो किसके अंतर्गत आता है, ये सब आता है आपके मैकेनिक्स के अंतर्गत। पूरा गति से संबंधित, जो भी मशीनों से संबंधित, यंत्रों से संबंधित जितना भी आप कार्य प्रणाली करेंगे, वो सब क्या कहलाएगा, यांत्रिकी कहलाएगा। दूसरा इसका पार्ट है आपका थर्मोडायनेमिक्स। क्या है, ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी क्या है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ऊष्मा से संबंधित इसमें अध्ययन किया जाता है। अब ऊष्मा से संबंधित आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, एंट्रापी, एंथैल्पी, है ना, ऊष्मा का रूपांतरण, ऊष्मीय ऊर्जा, है ना, इन सब के अंतर्गत जो भी आप पढ़ेंगे वो सब किसके अंतर्गत आएगा, ऊष्मागतिकी के अंतर्गत आएगा, थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आएगा। और इसी क्रम में आपका तीसरा है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी ये ऑप्टिक्स कहलाता है। प्रकाशिकी में आपका, जैसे आपने अभी 10th में पढ़ा भी होगा, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, आगे आप पढ़ेंगे भी व्यतिकरण, है ना, हाइगेंस के सिद्धांत, न्यूटन का जो
सिद्धांत है जिसको अमान्य किया गया, और इसके अंतर्गत आप ध्रुवण पढ़ेंगे, कुछ नई अन्य चीजों को भी आप जानेंगे। तो इस तरह से ऑप्टिक्स के अंतर्गत आपका सूक्ष्मदर्शी, आपका दूरदर्शी, है ना, इस तरह से तमाम इस तरह से यंत्रों के बारे में भी जानेंगे। ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब आता है आपके प्रकाश की ऑप्टिक्स के अंतर्गत आता है। अगला है आपका भाग दोलन तथा तरंगे, ऑसिलेशन एंड वेव्स। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है फिजिक्स के आपके क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत या स्थूल पार्ट के अंतर्गत। यह है आपका दोलन और तरंगे। दोलन जैसे वस्तुओं का दोलन होता है, उससे ऊर्जा, आयाम, है ना, और किस तरह से तरंगे ये निकलती हैं, और उन तरंगों का जो अध्ययन है, अपप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, या इस तरह से अन्य दोलन से संबंधित जो भी है ना, प्रगामी तरंगे, अप्रगामी तरंगे, ठीक है, अनुनाद, रिजोनेंस, इस मतलब इस तरह से हम बहुत से इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ये सब कुछ किसके अंतर्गत आ रहा है? दोलन और तरंगों के अंतर्गत आ रहा है, ऑसिलेशन और वेव्स के अंतर्गत आ रहा है। इसी में फिर अगला हमारा पार्ट है विद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब हमको विद्युत से संबंधित इसमें पढ़ना है, चाहे वो स्थिर विद्युतिकी से हो या डायनेमिक्स से संबंधित हो। अब कोई भी आवेश की गति करेगा तो उसमें जो है विद्युत धारा उत्पन्न होगी, तो धारा या इससे संबंधित मतलब आवेशों की गतिशीलता से संबंधित जो भी आपको पढ़ना है वो किसके अंतर्गत आना है? विद्युत गतिकी के अंतर्गत आएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत। तो इस तरह से आपने देखा यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, प्रकाश की, दोलन तरंगे, विद्युत गतिकी, ये सब क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत आए, जो कि भौतिकी का एक पार्ट था आपका स्थूल माइक्रोस्कोपिक, उसके अंतर्गत आया। ये सिद्धांत था, ये इसके उपविषय था। और जो आपका सूक्ष्म सिद्धांत है, जिसे आप माइक्रोस्कोपिक कहते हैं, ये क्या है, किसके अंतर्गत आता है? क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। आपकी जहां से वेव थ्योरी खत्म होती है या वेव थ्योरी के बाद की जो मैकेनिक्स डेवलप की गई, वो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप की गई। क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है कि जो ऊर्जा है ये छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में चलते हैं। इसके कारण जो क्वांटम मैकेनिक्स का एक विकास हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ, ये क्वांटम मैकेनिक्स हुआ। इसके अंतर्गत हम परमाणु और नाभिकों के संबंधित घटनाएं पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी से जो आपके अल्फा, बीटा, गामा कण निकल रहे हैं, परमाणु की संरचना, आपका बोर का जो मॉडल है, बोर ने अपना जो सिद्धांत दिया, बोर ने जो स्पेक्ट्रम के बारे में आपका बताया, या परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके स्थायित्व के बारे में, ये किस तरह से मूल कण हैं, इन मूल कणों से ही पदार्थों की रचना हुई। बड़ा से बड़ा भी ब्रह्मांड का कोई भी कण होगा, बड़ा से बड़ा पदार्थ होगा, तो उसमें एक सूक्ष्म कण के रूप में आपके मूल कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होंगे। नाभिकों की किस तरह से रचना हुई, किस तरह से नाभिकों से ऊर्जा हम विमोचित कर सकते हैं, नाभिकीय संलयन हुआ, नाभिकीय विखंडन हुआ, इस तरह से अपार ऊर्जा हमको प्राप्त हो सकती है। ये सब किसके अंतर्गत आया? ये सब आपके क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत आया। तो इस तरह से आज आपका ये इंट्रोडक्शन क्लास था। आप समझ लीजिए कि आपने इस यूनिट भौतिक जगत तथा मापन के अंतर्गत भौतिक जगत, फिजिकल वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा आपने अभी सीखा है, जाना है। आपने साइंस की परिभाषा जानी, आपने फिजिक्स की परिभाषा जानी, और इस फिजिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है। इन दोनों पार्टों में कौन कौन से उपविषय के रूप में पढ़ाए जाने हैं, या क्या क्या भविष्य में आप इसको पढ़ सकते हैं जब भी आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से इसको दो भाग में बांटा गया है। अब हम आगे नेक्स्ट टर्न पे आपको बताएंगे कि इस भौतिकी और भौतिकी से प्रौद्योगिकी का किस तरह से विकास हुआ,
कौन कौन से सिद्धांत किन किन वैज्ञानिकों ने दिया और उससे क्या क्या लोगों को लाभ हुआ और कौन सी प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, क्या समाज को लाभ मिल रहा है, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।